So good evening everyone. This is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. And today we are going to discuss class 12 chapter Human Health and Disease in one shot. So without wasting any time, just let's start our video. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ. हेल्थ से पहले आपको पता होना चाहिए हेल्थ क्या है, देन फिर बात करेंगे डिजीज. तो पहले हम बात करते हैं हेल्थ की. ठीक है. हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, बायोलॉजिकल. ठीक है. कंप्लीट वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल. जब कोई इंसान पूरी तरीके से ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली, बायोलॉजिकली, हर तरीके से अगर ठीक है तो उसको हम कहेंगे हेल्थ. ठीक है. ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी आपको पता है विलियम हार्वे ने की थी. उन्होंने ABO सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था. नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज. सो डिजीज दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस इज. डिस मतलब एब्सेंस, इज मतलब कंफर्ट. whenever we are not comfortable, जब हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे डिजीज. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ एंड डिजीज फ्री ये दोनों अलग टर्म है. डिजीज फ्री. ठीक है. अगर हमें कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी है, क्योंकि हो सकता है कि इफ देर इज नो डिजीज इन अ पर्सन बट द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल. सपोज कोई मूड स्विंग्स है या मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वहाँ उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं है, लेकिन ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो वो डिजीज फ्री एंड हेल्थ दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है. देन वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ डिजीज. डिजीज की टाइप्स की हम बात करेंगे. तो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. जो डिजीज एक से दूसरे पर्सन में जा सकती है. ठीक है. डिजीज पर्सन, कैसा पर्सन? डिजीज पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जा सकती है. ऐसे डिजीज को हम कहेंगे इन्फेक्शियस, जो किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है. वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है. ठीक है. वो वायरस भी हो सकता है और वो कोई फंजाई या फिर प्रोटोजोन भी हो सकता है. जैसे कॉमन कोल्ड जो डिजीज है वो एक वायरस से होती है, दैट इज राइनो वायरस. और एड्स आपको पता है कौन सा वायरस से होती है? रेट्रो वायरस, जिसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं होती है, जैसे कि कैंसर, और इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं आप डायबिटीज. ठीक है. देन कमिंग टू वन इम्पोर्टेंट टर्म पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट. ठीक है. डिजीज कॉजिंग एजेंट्स क्या होंगे? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन. तो इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. जैसे कि टाइफाइड फीवर है. टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया से होता है. कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी. ठीक है. विडाल टेस्ट इसके लिए हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट पेज पे देखिए कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए. टाइफाइड कंफर्मेशन के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है. टाइफाइड मैरी के बारे में आपने सुना होगा, NCERT में भी गिवन है. टाइफाइड मैरी एक कुक थी, शी इज अ फीमेल कुक, और उसका नाम था मैरी वेल. तो एक्चुअली शी वाज टाइफाइड कैरियर. ठीक है. उनको खुद टाइफाइड था एंड क्योंकि वो कुक थे तो जो भी लोगों ने उनके हाथ का बना खाना खाया तो उन सबको इन्फेक्शन हो गया था. तो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ था जिन्होंने भी उनके हाथ का खाना खाया था, तो उनका नाम ही टाइफाइड मैरी रख दिया गया. नेक्स्ट एक और डिजीज की बात करते हैं, निमोनिया. निमोनिया एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. इस डिजीज में व्हाट हैपेंस, एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है. फ्लूइड फिल एल्वेलाई अगर होगी तो वहां पे एयर नहीं आ पाएगी. ठीक है. ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, जिससे कंजेशन जैसी फीलिंग होगी. तो निमोनिया आपको पता है 5 साल से कम एज ग्रुप के बच्चों को होता है. ठीक है. दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज. कॉमन कोल्ड आपको पता है राइनो वायरस से होता है. एक और डिजीज NCERT में गिवन है अमीबॉइड डायसेंट्री, जो कि होती है एंटामीबा इंस्टोलिका से. देन प्लेग जो बीमारी है ये चूहे से फैलती है, लेकिन इसके लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल. नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, याद कर लेंगे आप. और इसको वेक्टर, हाँ, और माइस को भी कैसे आती है बेटा? ये रैट फ्ली से. ठीक है. रैट फ्ली के थ्रू ये माइस के अंदर आती है और माइस से फिर ये, ठीक है, जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर आ सकते हैं. डिप्थीरिया एक डिजीज गिवन है, ऑर्गेनिजम्स गिवन नहीं है NCERT में, लेकिन करने हैं. कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया. नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट डिजीज गिवन इन अवर NCERT, दैट इज मलेरिया. ठीक है. मलेरिया जो डिजीज है इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटोजोन, सॉरी प्लाज्मोडियम. हाँ, प्रोटोजोन है, दैट इज प्लाज्मोडियम. और प्लाज्मोडियम की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट. प्लाज्मोडियम की 3 यहाँ पे स्पीशीज गिवन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सपेर. इसमें से मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स.
पोस्ट फैटल जो जानलेवा हो सकता है वो है फाल्सिपेरम। ये क्वेश्चन नीट में काफी बार आ चुका है। देन बात करते हैं इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है। इन्फेक्शियस फॉर्म है स्पोरोजोइड। तो जैसे ही मॉस्किटो बाइट करता है, मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारी बॉडी में किस स्टेज पे ये पैथोजन जो है एंटर करता है, सो दैट इज स्पोरोजोइड स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फीमेल एनोफ्लीज क्यों क्यों काटती है, मेल मॉस्किटो क्यों नहीं काटता, इसका एक रीजन है कि फीमेल मॉस्किटो रिक्वायर आयरन, जो उसको मिलता है हमारे हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हमारे हीमोग्लोबिन से। एंड फीमेल एनोफ्लीज रिक्वायर्ड आयरन फॉर एग लेइंग। ठीक है, ओवल्यूशन के लिए, एग लेइंग के लिए इसको क्या चाहिए, एग लेइंग के लिए इसको आयरन चाहिए। और मेल मॉस्किटो कैन ऑल्सो हैव प्लांट सैप, वो प्लांट सैप पर भी जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये जो प्लाज्मोडियम है पैरासाइट, ये कहाँ मल्टीप्लाई करता है, आरबीसी के अंदर जो है। इसकी पहले सेक्शन स्टेजेस होते हैं, फिर सेक्शन स्टेजेस होती है, और अल्टीमेटली ये आरबीसी को रप्चर करके, तोड़ करके बाहर निकलता है और ये केमिकल रिलीज करता है, टॉक्सिक केमिकल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन केमिकल, और जिससे चिलिंग इफेक्ट आता है। आपको पता है ना, मलेरिया में जो है मलेरिया का जो फीवर है, इसके अंदर ठंड लगती है, तो वो जो चिलिंग इफेक्ट होता है दैट इज ड्यू टू दिस हीमोजोइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। एंड आपको पता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, जो मेडिसिन यूज की जाती है वो भी क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है, दैट इज क्यूनिन। क्यूनिन, ठीक है, एंड क्यूनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री के पास से मिलते हैं। मलेरियल पैरासाइट के दो होस्ट हो गए यहाँ पर, एक ह्यूमन और एक दूसरा मॉस्किटो। नेक्स्ट डिजीज है एस्कैरियासिस। एस्कैरिस राउंड वॉर्म को बोलते हैं, और ये इंटेस्टिनल पैरासाइट है। और कैसे हमारी बॉडी में आ सकता है, इट कैन द कंटेमिनेशन कैन कम थ्रू वाटर, सॉइल, या जो है कंटेमिनेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स वी कैन से। और इसमें होता क्या है, इसमें ब्लीडिंग रहेगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज की बात करेंगे फ्लीरियासिस, जो कि होती है फ्लीरियल वॉर्म से। कौन से वॉर्म से, फ्लीरियल वॉर्म। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। इसमें लोअर लिम्ब में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके दो स्पीशीज है ब्यूचेरिया की, फ्लीरियल वॉर्म को ब्यूचेरिया भी बोलते हैं, ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्यूचेरिया मेलियाई। और ये बैनक्रॉफ्टी थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फैटल है, हम कह सकते हैं। फैटल तो क्या मतलब, ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन ये कॉज करती है। और इन्फ्लेमेशन की बात करें तो ये लोअर लिम्स में, लिम्फेटिक वेसल में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, तभी जो लोअर लिम्ब है उसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको एलिफेंट फुट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एलिफेंट फुट, ये देखिए एक साइड का फुट, एनसीईआरटी में डायग्राम भी गिवन है, आप देखिएगा। तो फीमेल एनोफ्लीज की इसमें भी जो है वेक्टर का काम कर रही है, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट फंगल डिजीज इंपॉर्टेंट है। फंगस जो है ज्यादातर हमारे स्कैल्प को, हेयर स्कैल्प को, या फिर हमारे नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। तो थ्री जेनरा है फंजाई की जो इन्फेक्ट करती है, वन इज माइक्रोस्पोरम, अदर इज ट्राइकोफाइटोन, और एक है एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है, ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म, आपने सुना होगा दाद के बारे में, और एक ऐड भी आती है इसकी रिंग कटर नाम से। और नेक्स्ट नेल इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन भी फंगस कॉज कर सकती है। आपको पता है फंगस को ग्रो होने के लिए चाहिए हीट एंड मॉइस्चर, जो कि फंगल ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। और इसके अलावा ये इन्फेक्टेड टॉवल्स, क्लोथ्स, और टॉवल्स, क्लोथ्स या कॉम से भी फैल सकता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन की अगर आप ये चीजें शेयर करते हैं तो आपको हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेटनस की। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया है सॉइल में मिलता है, इससे ये डिजीज हो सकती है। इसके लिए एक वैक्सीन लगती है जिसको बोलते हैं एटीएस, एंटी टेटनस सीरम। और विद इन 24 आवर्स अगर आपको कोई जो है इंजरी हो गई है, कुछ बर्न हो गया, मेजर बर्न हो गया, तो आपको ये, इसके स्पोर्स सॉइल में मिलते हैं, तो अगर कोई इंजरी हुई है, कोई कट लगा है, तो सॉइल के कांटेक्ट में तो हम आती है, डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे ही एंटर हो सकता है। ये जो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हमारी बॉडी को ला सकता है, सो इट्स वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए वैलिडिटी इसकी 6 मंथ तक रहती है, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपको समय टेटनस का वैक्सीन लिए हो गया है, सो यू हैव टू टेक अगेन। ठीक है, इंजरी हो गई तो आपको अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो इस वैक्सीन को हम टीटी भी बोल सकते हैं ना, टेटनस वैक्सीन। प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी ये 2 बार दी जाती है, वन इन सेकंड थर्ड मंथ एंड इन लास्ट 8 मंथ में भी ये दी जाती है, सेफ्टी लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो ताकत है हमारी बॉडी की, उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी
से एक और जो सिस्टम है उसको हम कहेंगे इम्यून सिस्टम। फिर बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन में इज अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन, प्रोटीन या फिर पैथोजन, जिसमें पैथोजन यानी कि माइक्रोब को, चाहे वो वायरस है बैक्टीरिया है, उसको इनएक्टिव करके या किल करके बॉडी में दिया जाता है, वीक करके बॉडी में दिया जाता है। और जो वैक्सीन होती है जब इनको हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, तो हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाती है उस पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। और वो मेमोरी नेक्स्ट फर्दर जब भी माइक्रोब अटैक करता है तो उससे हमें बचा लेते हैं। दिस इज द वर्किंग ऑफ वैक्सीनेशन। एंटीटॉक्सिन क्या है? इज अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन, तो उसको नॉन फंक्शन करने के लिए, ठीक है, एंटीटॉक्सिन का यूज किया जाता है। जैसे स्नेक बाइट के केस में आपको पता है, जैसे स्नेक में विनोम होता है तो एंटी विनोम जो है इंजेक्शन जो है दिए जाते हैं। इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे, मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज यहाँ पे दी जाती है। एंटीबॉडी के लिए मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी, वीडियो लेक्चर, तो स्टे ट्यून विद क्लास 12 प्लेलिस्ट, तो उसमें मैं अपडेट कर दूंगी। एंटीबॉडीज को डिटेल में करेंगे, जैसे आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई, ये सारी एंटीबॉडी करेंगे। आपको पता है आईजीए को सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहा जाता है, आईजीजी मोस्ट कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है, जो मदर से फीटस के अंदर आ सकते हैं। तो एक डिटेल लेक्चर हम एंटीबॉडीज पे एक और हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडीज में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। एंटीबॉडी को आप ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीजन को आप ए जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन अगर रिएक्शन है, चाहे एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आईडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी है? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, जो कि ईस्ट की हेल्प से बनाई गई है। एलर्जी, एलर्जी एक हाइपर रिस्पॉन्स है, एक्सेग्रेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो कौन सी एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जी के केस में काफी अच्छा रोल प्ले करती है? दैट इज आईजी। इसका नंबर एकदम से बढ़ जाता है ब्लड टेस्ट से। अगर आईजी का नंबर बढ़ा है, आईजी, तो हमारे डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि एलर्जी है। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स, वेदर इट इज डस्ट, पोलन, जैसे एस्थमिक है कोई पेशेंट तो उसको पोलन से भी एलर्जी है, डस्ट से भी है। एलर्जी के रिएक्शन में होता क्या है? हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होती है इम्यून सिस्टम में, मास्ट सेल्स सिक्रेट करती है कुछ केमिकल, जैसे कि हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है, जिससे इन्फ्लेमेशन जैसे इफेक्ट या बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। यूज ऑफ ड्रग्स, हम इनको एंटी एलर्जेंस की तरह एंटी हिस्टामिन को या स्टेरॉइड को या एड्रेनालिन को यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ एलर्जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक डिजीज की, जो कि है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन भी इस समय डिजीज कॉज करते हैं। तो इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट्स कॉल्ड सिंड्रोम। कौन सा वायरस है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रेट्रो वायरस है ये। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसके पास एंजाइम है जिससे ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, और वो आरएनए, वो डीएनए, वायरल डीएनए हमारे डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये इनक्योरेबल डिजीज है अगर ज्यादा लेट पता लगे, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो संभव है इसका इलाज। मेनली अफेक्ट्स हेल्पर टी सेल, कौन से सेल है? ये नीट का क्वेश्चन है भाई, नोट कीजिए। हेल्पर टी सेल्स को मेनली अफेक्ट करती है, ठीक है। और कौन से सेल्स हैं जो इसकी जो है फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं? तो आप नोट कर लीजिए, मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है एक्ट एज या सर्व एज, acts as factories for HIV, factories for HIV, ठीक है, HIV की फैक्ट्री की तरह काम करती है। और ट्रांसमिट कैसे होती है? इट कैन ट्रांसमिट थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट, इन्फेक्टेड नीडल्स, टैटू मेकिंग, बिना बोरिंग, ठीक है। अगर इन्फेक्टेड नीडल है, इनमें से कुछ भी तो हो सकता है, शेविंग ब्लेड से हो सकता है। एड्स में हेल्पर टी नंबर का सेल बहुत नंबर कम हो जाता है, इसीलिए तो इन्फेक्शन प्रोन बॉडी हो जाती है। ट्रीटमेंट की अभी बात करें तो कोई परमानेंट लास्ट स्टेज पे तो इसको कोई क्योर नहीं है। और एक एसोसिएशन है नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अवेयरनेस लोगों की हेल्प करती है, एड्स के बारे में लोगों को जानना। अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट है एलाइजा, एलिजा टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं, दैट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इससे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर फुल बॉडी टेस्ट करवाते रहें तो हमें इस तरह की डिजीज अवेयरनेस या पता हमें पहले लग जाता है। ऑटो इम्यूनिटी, कई बार हमारे इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहेंगे ऑटो इम्यूनिटी, और उस डिजीज को हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज।
Sometimes our due to genetic or unknown reason our body start attacking our सेल अपनी ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में अपने ही जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है ऑटोइम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की। लिम्फोइड ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन्स हैं? हमारे इम्यून सिस्टम के ही ऑर्गन है ये। सो लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन दैट हैव ओरिजिन मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस, ठीक है, जहाँ पे लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनका ओरिजिन और मैचुरेशन होता है, तो इनको लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? बोन मैरो, थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं? लिम्फ नोड, माल्ट एंड गाल्ट। तो बोन मैरो क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बी सेल और टी सेल दोनों का ओरिजिन यही हुआ है। बी लिम्फोसाइट का है, टी लिम्फोसाइट, बी सेल एंड टी सेल दोनों का ओरिजिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ओरिजिन दोनों का यही हुआ है। मैच्योरेशन केवल बी सेल का हुआ है, इसलिए बी सेल बोन मैरो से अराइज है, क्योंकि उसको बी सेल इसीलिए कहा जाता है। टी सेल को इसलिए क्योंकि उसका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। थाइमस एक ग्लैंड है जो कि हार्ट के पास होती है, हमारी इम्यूनिटी में काफी अच्छा रोल प्ले करती है। साइज इसका डिक्रीज होता है एज के साथ, मैक्सिमम साइज इसका एडोलसेंट एज में होता है। और तो ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, दे आर द मेन साइट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फ नोड्स आपको पता है, जैसे कि हमारे टॉन्सिल्स है, फायरेंजियल टॉन्सिल्स, या हमारे अगर हम बात करें पेयर्स पैचेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, जिसको एब्डोमिनल टॉन्सिल भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, एब्डोमिनल टॉन्सिल और फायरेंजियल टॉन्सिल दोनों इंपॉर्टेंट है। सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है। पार्ट म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू एंड गार्ड क्या है? गट एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू। और ये कितना परसेंट हमारी बॉडी का बनाते हैं? दैट इज 50%, ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है काफी बार। तो लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया, दो पार्ट में डिवाइडेड है। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया। बोन मैरो में बी साइड का ओरिजिन भी है, मैच्योरेशन भी है, ठीक है, ओरिजिन मैच्योरेशन बी साइड का दोनों ही बोन मैरो में होता है। थाइमस मैंने आपको बताया ओनली टी सेल का मैच्योरेशन यहाँ पे होता है, ओरिजिन उनका भी बोन मैरो के अंदर ही। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, माल्ट एंड गार्ड, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। एड्स हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट कमिंग टू कैंसर, यस, इज अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, ये ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे सेल कंट्रोल, सेल साइकिल फॉलो नहीं हो रही है, और अनकंट्रोलेबल डिवीजन सेल का हो रहा है। कोई कॉन्टेक्ट इनिबिशन नहीं है वहां पे, और इन्वेजन की प्रॉपर्टी उसमें है, मतलब फैलने की प्रॉपर्टी। दिस इज द मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी, मोस्ट फेयरफुल प्रॉपर्टी, सबसे डरावनी बात यही है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, और इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। व्हेन इट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ट्यूमर भी दो तरह का हो सकता है, जो एक ही जगह पे लोकेटेड रहे, बिनाइन, जो एक से दूसरी जगह इन्वेजिवनेस दिखाता है, फैलता है, उसको बोलते हैं हम मैलिग्नेंट। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है? नॉन कैंसर ट्यूमर है। मैलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर है। ये लेस हार्मफुल होता है क्योंकि इट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लोकेशन, और ये मेटास्टेसिस शो करता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो सकता है। So, और कैंसर कोजिंग वायरसेस को नाम दिया गया है ओंको वायरस। कैंसर कोजिंग जीन्स को हम बोलते हैं ओंकोजीन। दो तरह के जीन्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सी ओंकोजीन एंड प्रोटो ओंकोजीन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही कैंसर कॉज करते हैं, जनरली सबके अंदर या मैक्सिमम लोगों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन में ये स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। कार्सिनोजन कैंसर कोजिंग एजेंट्स को बोलते हैं। केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि एनिलीन डाई, या आपको पता है जैसे सिगरेट के अंदर जो स्मोक है उससे भी लंग कैंसर हो सकता है। फिजिकल एजेंट एक्स रेज, यूवी रेज, ठीक है, गामा रेज, आपको पता है यूवी बी रेज से जो है आई का वाई पार्ट अफेक्ट होता है, तो उसको स्नो ब्लाइंडनेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। और एक रह गया यहाँ पे ईटीपीआर, ये डीएनए को कलर करने के लिए डाई यूज होती है, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। ऑरेंज फ्लोरोसेंट कलर की नजर आती है यूवी लाइट के अंदर, इथिडियम ब्रोमाइड, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कार्सिनोजेनिक है। कैसे अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं? सीटी स्कैन से कर सकते हैं, एमआरआई से कर सकते हैं, ठीक है, सीटी मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी, स्लाइसिस के फॉर्म में हम देख सकते हैं, और सर्जरी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, एंटीवायरल है तो अल्फा इंटरफेरॉन हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो डिजीज है जो आप कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है यहाँ पे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो बेटा ड्रग्स को हमने थ्री कैटेगरीज में यहाँ पढ़ेंगे, ऑपोइड्स, कैनाबिनॉइड एंड वन इज
कोकेन, कोका एल्कलॉइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स की। जल्दी से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पे है। चलिए बात करते हैं ओपियोइड्स के। रिसेप्टर इसके मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। इसको हीरोइन भी कहा जाता है, स्मैक भी कहा जाता है। केमिकली ये है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कैसी दिखती है? व्हाइट कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसको पेन किलर की तरह भी सर्जरी में यूज किया जाता है। ये डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। कहाँ से मिलती है? पोपी प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम पॉपिवर सेमनिफेरम। और उसके लेटेक्स से, वो मिल्क जैसा जो रिलीज होता है, लेटेक्स पार्ट से ये रिलीज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स की। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं। इसके रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। कौन से प्लांट से मिलती है? कैनाबिनस सटाइवा से। इसके फ्लावर टॉप, लीव, रेजिन, इनको हम यूज कर सकते हैं। एंड द एग्जांपल्स आर मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, आपने सुना होगा इनका नाम। इनको हम इनहेलेशन से, ओरल इंजेक्शन, मुंह से हम इनको ले सकते हैं या सूंघ करके। इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब ओरली हम इनको ले सकते हैं। इनहेल मतलब स्नोटिंग से भी हम इसको ले सकते हैं। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को काफी इफेक्ट करती है, हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ाने की। कोका एल्कलॉइड को कोकेन भी कहते हैं, कोक या क्रैक भी बोलते हैं। कौन सा प्लांट है? एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे ये मिलती है। साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है ये। और ये हमारे डोपामिन, जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, उसके साथ इंटरफेयर करता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करता है। और इससे एनर्जी, ऐसा लगता है इंक्रीज एनर्जी, यूफोरिया की केस हमें फीलिंग लगती है। और हेलुसिनेशन, 2 से 4, 4 से ज़्यादा हमें इस तरह से चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो और भी ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो साइड में गिवन है, देखिए, जैसे कि दतूरा एंड एट्रोपा बेलेडोना। इनके अंदर भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी है। तंबाकू के अंदर कौन सा जो है एडिक्शन कॉजिंग एजेंट मिलता है, या फिर जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है? दैट इज निकोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से ड्रग्स है भाई? और आप पढ़ सकते हैं बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन, बेंजो डायप्रिजिन्स, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड्स। तो ये सारे ड्रग्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस वीडियो में हमने ओवरऑल सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस किए हैं। एंटीबॉडी का एक टॉपिक मुझे लगता है कि उस पर एक लेक्चर और हो सकता है, तो एंटीबॉडी और उसके टाइप्स पे मैं एक लेक्चर और बनाऊंगी। सो वो आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स हैं और मेन मेन जो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। और नीट के लिए वीडियो मैं अलग बनाऊंगी जिसमें थोड़ा डिटेल में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। So I hope this video will be helpful for you all. With this note, goodbye everyone. Stay tuned in next video and don't forget to share and subscribe.